हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर भारत का सामान्य परिचय और सेकंड लेक्चर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने डिटेल कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लेक्चर उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जहां से आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम में बराबर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, और वेरियस स्टेट एग्जाम में, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए बाबू लोग, बिना किसी देरी के देखते हैं। देखिए, भारत के भौतिक विभाजन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूरेशियन प्लेट से गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा टकराता है और आपका भारत का निर्माण होता है, और कुछ आज का भारत ऐसा दिखता है। इधर उत्तर में हिमालय है, यहाँ पे आपका मैदानी क्षेत्र हो गया था, गड्ढा बन चुका था। ये वाला पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ पे बोलते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा हिमालय था, उत्तरी मैदान था, प्रायद्वीपीय पठार था, भारतीय मरुस्थल था, तटीय मैदान था और द्वीप समूह था। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तरी मैदान को कवर करेंगे, भारतीय मरुस्थल को कवर करेंगे और द्वीप समूह को भी हम कवर करेंगे, और फिर अगले सेशन में हम प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान को खत्म करेंगे, और यहां से आपका प्रायद्वीपीय पठार भारत का भौतिक विभाजन एक तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए सबसे पहले उत्तरी मैदान की बात करते हैं। देखिए, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ कैसे। तो उत्तरी मैदान का निर्माण ऐसे हुआ, जब यूरेशियन प्लेट यहाँ पे थी, यूरेशियन प्लेट और जो गोंडवाना लैंड का जो टुकड़ा या भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इससे जब टकराया तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय का निर्माण हुआ तो एक बैंड बन गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तो पहाड़ बन गया, लेकिन ये गड्ढा की तरह एक बैंड बन गया, और यही गड्ढा को बाद में नदियों ने भरा। तो इसी को बोला जाता है उत्तरी भारत का मैदान। तो नदियों ने कैसे भरा, तो मान लेते हैं कि ये आपका भारत है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपका हिमालय रीजन हो गया, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है बच्चा, जिसको मैं नीले कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला एरिया, ये आपका गड्ढा एरिया हो गया था, गड्ढा हो गया। लेकिन इसको समय के साथ बहुत सालों में, यहां से आपकी सिंधु नदी बहती है, यहां से आपकी गंगा नदी बहती है, और यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और इन तीनों नदियों और इस तीनों नदी की सहायक नदियों ने इस पूरे एरिया को अपने साथ, हिमालय से बालू लाके, सिल्ट लाके, या अन्य जगह से बालू सिल्ट लाके जो अपने एरिया से बहती है, इस पूरे क्षेत्र को हजारों लाखों सालों में भरा, और ये पूरा बना दिया प्लेन, यानी कि मैदानी भाग इसको बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी भारत का मैदान। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत का मोस्टली पार्ट जो है उत्तरी मैदान है, जो 43% है, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा भी था। तो इसका निर्माण कैसे हुआ वो तो आप जान गए। तो सिंधु नदी, गंगा नदी, अब ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी जितनी भी सहायक नदी है, उन नदियों ने जब निक्षेपण लाया, निक्षेपण मतलब बालू लाया, सिल्ट लाया, गाद लाया, उस जगह को धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया, और इसीलिए इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, या सिंपल उत्तर भारत का मैदान कहेंगे। यह मैदान सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। देखिए, ये जो मैदान है, यहां से लेके आपको दिख रहा होगा, ये यहां तक फैला है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां से सिंधु नदी बहती है, तो ये सिंधु मैदान हो गया, और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो इसलिए सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला है। तो इधर हो गया आपका सिंधु नदी, और इधर हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी तक फैला है। पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है, और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा। यहां से लेके, जैसे पूर्व से पश्चिम, यानी कि अगर देखिए, अगर यहां से हम पूर्व से पश्चिम तक यहां तक जाए, तो ये लमसम 3200 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ाई कहीं कहीं तो 300 किलोमीटर है, और कहीं कहीं सिर्फ 150 किलोमीटर है। ठीक है, तो चौड़ाई इसका कहीं ज्यादा है और कहीं पे कम है, लेकिन लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर है, यानी कि समुद्र तल से, ये ना, अगर समुद्र तल यहाँ है तो इसकी ऊंचाई बस यही है, यानी कि इसीलिए आपको यहाँ पे ना बाढ़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कम ही है। इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु, पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्यों के विकास में बहुत सहायक है। ये जो एरिया ही है ना, यहाँ पे एक तो नदी द्वारा मिट्टी है, और नदियों की मिट्टी है ना बाबू लोग, हमेशा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो उपजाऊ मिट्टी के चक्कर में कृषि अच्छी होती है। यहाँ का जलवायु भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बारिश समय समय पे होता रहता है, इसीलिए उपयुक्त जलवायु कृषि के लिए फेवरेबल है। पर्याप्त जलापूर्ति भी है, यानी कि नदियां जल लेके आती है,
जब यहाँ पे हिमालय पे बर्फ पिघलता है तो नदियों में ये जल आता है, और नदियों में जब ये जल आता है तो कृषि के लिए कार्य करता है। तो इन दशाओं के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कृषि आपको होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा कृषि आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी। चलिए अब देखिए, उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर आप मैदानी इलाकों, उच्चावच यानी कि हाइट के हिसाब से, और जो फिजिकल है उसके आधार पर हम इसको 5 हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं भाबर, एक को बोलते हैं तराई, फिर बांगर, फिर खादर, फिर डेल्टा। और ये कुछ इस तरीके से आपको मैप में दिख रहा होगा। इसको मैं फिर से समझा देता हूं। आपको पिछले क्लास में याद होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ग्रेट हिमालय, ये था आपका महान हिमालय। सेकंड हमने पढ़ा था कि इससे छोटा होता है, और ये कौन होता है? मध्य हिमालय, या इसको हम लोग हिमाचल हिमालय भी बोले थे। थर्ड होता है आपका शिवालिक, ये हो गया शिवालिक। देख रहे हैं, ये उत्तर से दक्षिण में हमारे सबसे उत्तर में ये था। अच्छा, महान हिमालय के भी पीछे एक हिमालय था, जिसको महान हिमालय के पीछे एक हिमालय तो नहीं था, लेकिन इसको हम लोग पहाड़ हिमालय बोलते थे, याद है आपको? जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता था। फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, फिर आता है आपका बड़े बड़े कंकड़ वाला एरिया जिसको हम लोग भाबर बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है दलदली क्षेत्र जिसको हम लोग तराई बोलते हैं। और फिर आता है आपका बांगर और खादर, और फिर लास्ट में आता है आपका डेल्टा। तो ये जो मैप है कुछ इसी तरीके से, देखिए हिमालय का 3 रीजन, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। फिर ये देख रहे हैं कंकड़, ये कंकड़ नहीं, बड़े बड़े पत्थर है, तो ये होता है भाबर का एरिया, ठीक है। फिर है तराई का एरिया। तो पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए भाबर का इलाका क्या है? वो भूभाग जहां पे हिमालय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, बजरी आदि के जमाव से बना। सिंपल है, जो नदियां आती है वो हिमालय से ही आती है। तो हिमालय से जो नदियां क्या करते हैं, बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पत्थर को ना बहा के अपने साथ लेके आती है, बड़े बड़े। अब जैसे मान लीजिए कि नदियों में अचानक बाढ़ आ गया बारिश के महीनों में हिमालय पे, तो वो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ लेके आएगा और अपने यहाँ पे जमा कर लेगा, जमा कर लेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर जमा कर लिया, बड़े बड़े पत्थर मान लेते हैं जमा कर लिया, बड़े बड़े पत्थर, और यहाँ से नदियाँ आएगी। तो क्या नदी जो यहाँ से आएगी तो ये इन पत्थरों के नीचे से बहेगी, इन पत्थरों के ऊपर से तो नहीं बहेगी। हाँ, बाढ़ वाले सीजन में बह सकती है, लेकिन नॉर्मल सीजन में कम पानी है तो ऐसे ऐसे बहेगी। अब बताइए, अगर कोई आदमी ऊपर से देखेगा इन नदियों को यहाँ से, तो क्या उन्हें दिखेगा? तो कहिएगा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, नदियाँ गायब हो जाती है। गायब होने का मतलब है कि बाहर से ऊपर से आप देखते हैं तो लगता है कि नदी यहाँ से बह नहीं रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो नदियाँ है ना गायब हो जाती है, नदियाँ अदृश्य हो जाती है। तो ये कंकड़, पत्थर, बजरी कहाँ से आए ये भी समझ गए। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई है। लेकिन जैसे यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से तो गायब हो गए, यहाँ से नदी निकलती है तराई में दिख जाता है। और ये तराई वाला है, यहाँ पे जो नदी निकलती है वो पूरा पानी है एकदम फैल जाता है, और फैल जाता है तो इस भूमि को है ना दलदली भूमि बना देता है। तो दलदली भूमि बनाता है, इसलिए इस एरिया को तराई रीजन कहते हैं। तो भाबर के दक्षिण में है आपका तराई, इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। यहाँ नदियां दिख जाती है और ये दलदली क्षेत्र होता है। तो सबसे पहली बात, सबसे उत्तर में था आपका पहाड़ हिमालय, पहाड़ हिमालय के बाद था दक्षिण में महान हिमालय, फिर इसमें था मध्य हिमालय, फिर था शिवालिक, और फिर हो गया आपका भाबर इसके दक्षिण में, और फिर भाबर के दक्षिण में हो गया आपका तराई वाला रीजन। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे चलते। बांगर खादर, बांगर खादर को समझने के लिए थोड़ा सा समझिए। देखिए आज हमारे पास नदियों में क्या हो गया, बहुत सारे डैम बना दिया गया, बहुत सारे डैम को बना दिया गया। लेकिन पहले नदियों में ना इतना डैम नहीं था, पुल नहीं था, नहर नहीं थी, तो नदियां है ना अपने विकराल रूप में बहती थी। तो विकराल रूप को आप ऐसे समझिए कि नदी है ना पहले यहां से लेके यहां तक बहती थी, और इतनी गहराई में बहती थी नदी, इतनी गहराई में, यानी कि यहाँ इस एरिया में नदी बहती थी। आपको बस इतना एरिया आपको अभी समझ में आएगा, इतना एरिया में इतना गड्ढा के साथ और इतना एरिया में बहती थी। अब मान लीजिए उस समय में बाढ़ आता होगा, तो नदी इधर समतल इधर समतल, तो नदी में बाढ़ आता होगा, तो बाढ़ के साथ नदी अपने साथ मिट्टी लेके आती है, और ये मिट्टी पूरी जगह क्या करेगी, बिछा देगी। तो किस एरिया में बिछाएगी, तो इस एरिया में बिछाएगी, इस एरिया में बिछाएगी मिट्टी अपने साथ बाढ़ वाली। जी आप कहिएगा हाँ। तो बाढ़ के साथ जो मिट्टी बिछा रही है उस मिट्टी को हम लोग बोलते थे जलोढ़ मिट्टी। तो ये मिट्टी हो गई जलोढ़ मिट्टी, ये भी मिट्टी कौन सी हो गई, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन अब जो नदी है इतने दूर में नहीं बहता है, तो अब नदी में क्या हो गया, डैम बना दिया गया, बहुत ज्यादा पुल बना दिया गया, बहुत सारा नहरें बना दिया गया, और नदी का पानी को अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। अब नदी है ना इतने आकार में बहती है, बस इतने आकार में। पहले इतना आकार था यहां से यहां तक, अब बस इतने आकार में बहती है, और लंबाई भी बस इतने आकार में। अब नदी में अगर बाढ़ आएगा तो क्या करेगा, तो यहाँ पे बिछाएगा, यहाँ पे बिछाएगा, यही बिछाएगा ना।
तो नदी के द्वारा जो बाढ़ के द्वारा मिट्टी आया, यहां भी बिछा और यहां भी बिछा। यहां पे जो बिछा इसको भी जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, और यहां भी पहले जो बिछा इसको भी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। लेकिन ये जो मिट्टी है जलोढ़, ये पुरानी जलोढ़ है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलेंगे बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलेंगे खादर। तो ये ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के दो रूप है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी किसको कहेंगे? नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो रूप, एक बांगर और एक खादर। बांगर जो पुराना मिट्टी, खादर जो नया मिट्टी। ध्यान रखिएगा दोनों उपजाऊ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपजाऊ जो होता है जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये नई मिट्टी है, और नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी हमेशा उपजाऊ होगी ही होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यही है बांगर। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। कृषि हेतु कम उपजाऊ है बट कम उपजाऊ है। खादर उत्तरी मैदान की निचली भूमि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, नई वाली, कृषि कार्य हेतु बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। तो आपने भाबर देखा, कंकड़ वाला रीजन, नदी जहां पे गायब हो जाता है, फिर नदी जहां दिख जाता है तराई वाला रीजन, फिर पुरानी मिट्टी खादर, और फिर नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी बांगर और नई मिट्टी खादर। ये आपने देखा। अब चलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? अब देखिए डेल्टा सिंपल है, नदियां पहाड़ से आती हैं, ढलान होता है, ढलान पे नदियां देखिए तेजी से गिर रही है। यहाँ पे फिर ढलान कमा तो थोड़ा सा देखिए सर्प की तरह चलने लगे, ढलान और कमा देखिए और भी सांप की तरह चलने लगे। तो जब नदियों में ढलान होता है ना तो तेजी से नीचे गिरती है, लेकिन ढलान नहीं होता है तो सांप की तरह चलती है। तो सांप की तरह चलती है तो इसमें एक चीज होता है, ऐसे ऐसे सांप की तरह चलती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये नदी यहां से यहां मिल गया, यहां से, और ऐसे चलने लगा, ऐसे ऐसे यहीं से गया और यहां से चला गया। तो ये वाला एरिया जो है वो तो आपका खाली रह गया ये, लेकिन इसमें पानी तो है ही। तो इस तरह का जो भी शेप बनता है ना, इसको हम झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झील। और इस तरह के झील को हम बोलते हैं गोखुर झील। ये रखिएगा याद, ऐसे अपवाह तंत्र में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और बताइए, इसको तो गोली मारिए आप, यहां तक तो मेरा काम नहीं था। लेकिन नदियां मान लीजिए अपना पानी समुद्र में गिराएगी, बहुत सारी नदियां समुद्र में गिराती है, बहुत सारी नदियां अपना समुद्र में अपना पानी नहीं गिराती, क्योंकि उनके पास उतना क्षमता ही नहीं है कि अपना पानी, उतना पानी ही नहीं है कि वो समुद्र में गिरा ले। तो नदियां क्या करती है, जब समुद्र में गिराती है पानी, ठीक है, तो जब अपने साथ क्या होता है, बहुत सारा बालू वालू लेके आती है। तो ये अपने साथ अपने जगह पर ही क्या होता है, जैसे अब ये समुद्र में गिरने वाला है, एक तो ऊंचाई क्या हो गया, कम हो गया, एक तो घूम घूम के आ रहा है, बालू जमा कर लिया इस वाले एरिया में। तो ये एरिया से बालू जमा कर लिया, तो ये अपने रास्ते को तो रोक लिया, तो ये क्या गया, इधर जाएगा, यहां भी यही करेगा, फिर इधर जाएगा, यहां भी ऐसे कर लेगा, फिर ये इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे करके निकलेगा, अलग अलग धाराएं बना लेगा। उसी को बोलते हैं, जो बीच बीच वाला जो स्टॉपेज बना लिया इसने, इसी को बोलेंगे डेल्टा, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए बालू, फिर बालू, फिर ये बालू मतलब लैंड, देख रहे हैं, देखिए देखिए, और ये नदी जो है इधर इधर ऐसे ऐसे करके निकल रही है धारा के रूप में, क्योंकि इसने अपने राह में रुकावट पैदा कर लिया है, इसलिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो लास्ट वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये मिट्टी वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो खादर का ही बढ़ा हुआ भाग है, निचली गंगा घाटी में ये आपको मिलता है। चलिए, अब पारदेशी का आधार पे आप बात करते हैं, तो ये तो भौतिक और उच्चावच लक्षण पे हमने भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा बाना। ठीक है, अब बात करते हैं पारदेशी के आधार पे, प्रदेश के आधार पे हम बात करते हैं। यानी कि पंजाब में जो है इसको हम पंजाब का मैदान कहेंगे, ठीक है, जो राजस्थान में उसको हम राजस्थान का मैदान कहेंगे, जो गंगा का मैदान जो गंगा नदियों ने बनाया है, अब ब्रह्मपुत्र का मैदान जो ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया है। यानी कि सिंपल, पंजाब का मैदान या राजस्थान का मैदान, इन दोनों मैदान की बात करते हैं। इसको सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी की नदी है, सिंधु प्लस सहायक। गंगा नदी को गंगा और गंगा की सहायक, और ब्रह्मपुत्र नदी को या ब्रह्मपुत्र मैदान को ब्रह्मपुत्र नदी या उसकी सहायक नदियों ने बनाया। यानी कि सिंपल जो मैदानी है उसको रीजन वाइज हमने पार्ट दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान जो है ना, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है, और सर्वाधिक जो है पाकिस्तान में। आप जानते हैं पंजाब जो है, एक पंजाब पाकिस्तान के पास भी है, एक पंजाब हमारे पास भी है। जब हमारे देश का बंटवारा 1947 में हुआ था, तो बहुत सारा पाकिस्तान जो है, पंजाब जो है पाकिस्तान में गया था। लाहौर पहले पंजाब की राजधानी हुआ करती थी रंजीत सिंह के टाइम में, राजा रंजीत सिंह के टाइम में। तो पाकिस्तान जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में बहुत सारा पंजाब चला गया। तो ये जो मैदानी इलाका है वो भी पाकिस्तान में है। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बड़ी मतलब याद करेंगे हम लोग, बड़ी दुआब। बड़ी दुआब में दो तरह का, बड़ी दुआब जब भी लिखा रहे ना दुआब, तो दुआब का मतलब होता है क्या है, पहले इसको समझिए।
दोआब का मतलब है कि मान लीजिए एक नदी ऐसे जा रही है और एक नदी ऐसे चली गई, ठीक है, इसके बीच में जो भूमि होता है ना, इसी को बोलते हैं दोआब। इस चीज को याद रखिएगा, जो दो नदियों के बीच वाली भूमि होती है उसी को कहते हैं दोआब। तो भारत में बहुत सारा दोआब है, जैसे पंजाब में एक बड़ी दोआब है, एक बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं। जैसे बड़ी दोआब में बौ से हो गया ब्यास नदी, री से हो गया रावी नदी। इसी तरह बिस्त दोआब में बी से हो गया ब्यास और अस्त से हो गया सतलुज नदी, ठीक है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि को बैडलैंड या अनुवर्तन भूमि भी कहा जाता है, ये उपजाऊ नहीं है। पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को चौस भी कहते हैं। अब कुछ दोआब है जिसके बारे में याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आ गया कि दोआब किसको कहते हैं, तो भाई दो नदियों पे बिस्त, ब्यास और सतलुज नदी। बड़ी ब्यास नदी, रावी नदी, रचना रावी नदी, चेनाब नदी। अभी आगे हम और भी पढ़ेंगे, चज नदी, चेनाब और झेलम। और सिंधु सागर दोआब, झेलम चेनाब, सिंधु नदी के बीच वाला जो भूमि है उसको हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं। यानी कि दोआब का सिंपल अर्थ है दो नदियों के बीच में जो भूमि है उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। अब आते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला है। ये उत्तर प्रदेश से भैया स्टार्ट हुआ यहां से, और ये आपका पश्चिम बंगाल तक खत्म हुआ, ये यहां तक, ठीक है। इसके इधर जो देख रहे हैं ये है, ये वाला जो देख रहे हैं ये है पंजाब का, और ये है राजस्थान का, और ये हो गया काला वाला जो देख रहे हैं आप, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलिए भाई, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः 3 मैदानी प्रदेशों में बांटा गया। एक तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। और इसका भी निर्माण आपने देखा ही, जब यूरेशियन प्लेट से प्रायद्वीपीय भारत का टकराया तो हिमालय तो बना ही बना, बीच वाला एरिया को गड्ढा कर दिया, जिसको गंगा की नदियों ने बाद में भरा, जिसे हिमालय नदियों ने भरा, जिसे गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। ये तो आप जानते हैं। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अब देखिए होता क्या है, यह ऊंचा गंगा का मैदान, तो यह ऊंचा है, थोड़ा सा भूमि जो है ना ऊंचा पे, मान लीजिए ऐसा भूमि है, और ये थोड़ा सा नीचा है, और ये और भी नीचा है। तो देखिए नीचा वाला भूमि जो होगा, समुद्र तल से मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे अगर देखिए हाइट से अगर कोई चीज गिर रहा है तो ये आराम से गिर जाएगा, लेकिन अगर हाइट नहीं है तो ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो पानी का मात्रा जैसे बढ़ेगा ना तो ये और भी ऐसे ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। तो ये जो मिडिल वाला है मध्य गंगा भूमि, और निचला वाला ये हमेशा बाढ़ से परेशान रहता है। इसलिए आप देखोगे बिहार में और उत्तर प्रदेश के इस वाले रीजन में आपको बाढ़ ज्यादा मिलेगा, इसका कारण ही यही है, ठीक है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है। गोखुर झील कहाँ पाई जाएगी, तो सिंपल है, देखिए जहां पे नदी जो है ना सांप की तरह चले, ऐसे 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 चले, ठीक है, वो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। अगर पानी को ढाल नहीं मिलेगा ना तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगी। अब मान लीजिए ये इधर से जा रही है और ये कहेगी नहीं भैया हम यहाँ पे बाहर मारा और यहीं से निकल गया, यहीं से निकले, तो ये वाला जो एरिया बच गया ना, ये वाला, इसी को हम बोलेंगे गोखुर झील। तो इस मैदानी इलाके में आपको इस तरह का झील बहुत मिलेगा। चलिए अब आते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान का जो विस्तार है वो पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। उत्तर में पंजाब हरियाणा का मैदान तक और दक्षिण में गुजरात के मैदान तक स्थित है। यानी कि बात देखा जाए तो सिंपल बाबू यहाँ पे, ठीक है। ये तो सांभर लेक के बारे में। चलिए, राजस्थान का मैदान केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का भी कार्य करता है। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल, खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार स्थित है। अब है क्या, देखिए ये है भारत का मैप, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं गुजरात है आपका, यहाँ पे तो ये जो है ना अरावली पर्वत यहाँ पे, ठीक है। और इधर की ओर है आपका ये मैदान, या तो इसको रेगिस्तान राजस्थान का मैदान कहिए या रेगिस्तान कहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेंट्रल भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, और ये है आपका अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के जस्ट पश्चिम में ये चीज आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ कृषि हेतु जल साधन के लिए यहाँ पे बहुत ही सूखा पड़ता है, ज्यादा पानी है नहीं, तो यहाँ पे ना सतलज नदी लिंक से इंदिरा गांधी सागर डैम बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है, ठीक है। राजस्थान के मैदान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय खारे पानी का झील का मतलब है कि भारत का अधिकांश जो झील है ना, जैसे पुलिकट झील हो गया या बेबनाद झील हो गया, ये सब झील देखोगे आप तो समुद्र के किनारे है। लेकिन ये वाला जो झील है सांभर झील जो है वो जमीन के अंदर है, यानी कि जो भी झील है आपको इधर मिलेगा समुद्र के किनारे, ये एकदम इधर है, इधर भूमि के अंदर, इसीलिए अंतःस्थलीय कहा जाता है। इसी को कहा जाता है लेक सांभर, देख लीजिए एकदम भूमि के अंदर है, समुद्र से नहीं चिपका हुआ है। और इस एरिया की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी, राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, और यह अंतःस्थलीय नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण ये होता है बच्चा, मतलब कि जहां पे नदियां जो है ना अपना पानी समुद्र में नहीं गिराती है। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान ये देखिए सिंपल है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी बनाती होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नदी जो है ऐसे करके आती है, ठीक है। और अपवाह वाले तंत्र में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित किया गया है। विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है, यानी कि एकदम पूर्व में है ये मैदान। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाई की तरफ है। इधर जो है ना ढाल है इसका इधर, ठीक है। इसका ढाल कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन जाते हैं। ये देख रहे हैं ये सब छोटे छोटे हैं, ये नदी द्वीप है। जैसे ये वाला देख रहे हैं ये नदी द्वीप है। और ये माजुली आइलैंड, माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जैसे माजुली द्वीप। ढाल प्रवणता कम हो गया, कुछ पानी इधर से निकलेगा कुछ इधर से, और ये पूरा जमीन ही बच गया, तो ये इस पे लोग बस गए, तो ये द्वीप है एक तरह से। अब देखिए हमने हिमालय पिछले क्लास में देख लिया, आज उत्तरी मैदान देख लिया। अब देखते हैं भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल की स्थिति आपने देख लिया, ये है आपका भारतीय मरु। यहां से आपका जाता है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत के जस्ट पश्चिम में देख रहे हैं ये थोड़ा सा गुजरात में भी फैला है, थोड़ा सा हरियाणा में भी फैला है, लेकिन मेनली मोस्टली राजस्थान में ये फैला हुआ है। चलिए देखिए मरुस्थल किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। बहुत सारे लोग मरुस्थल इसको कहते हैं जहां पे बालू है, बिल्कुल नहीं, गलत डेफिनेशन है। वो जगह मरुस्थल है जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। जहां पे जीवन जीना कठिन है उसको हम मरुस्थल कहते हैं। जैसे आप जाओगे लद्दाख, लद्दाख में आपने 3 इडियट फिल्म में देखा होगा, वो जो जगह है ना बाबू, वहां पे ऐसा नहीं है कि मरुस्थल बालू बालू है। वहां पे आपको दिखेगा कंकर दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, पेड़ पौधे कम दिखेंगे, वहां भी बारिश कम होता है। और लद्दाख भी एक तरह का आपका मरुस्थल ही है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां होती है उसको मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारों पे बालू के टिब्बों से ढका मैदान है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। ये वाला एरिया थार का मरुस्थल है। अधिकांश भाग राजस्थान में, लेकिन कुछ भाग पंजाब में भी, हरियाणा में भी और गुजरात तक ये फैला हुआ है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व है। भारत में तो ऐसे 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो विश्व में जितना भी मरुस्थल है ना, जितने लोग भारत के थार मरुस्थल में रहते हैं उतने कहीं नहीं रहते। इसलिए जनसंख्या घनत्व थार मरुस्थल का विश्व में मरुस्थलों में सबसे ज्यादा है। ढाल के आधार पर थार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान की तरफ जाता है, सिंध प्रांत की तरफ, और दक्षिणी भाग गुजरात की तरफ आता है, कच्छ के रण की तरफ। और कच्छ का रण जो है थार रेगिस्तान का ही पार्ट है, लेकिन इसका जो मिट्टी है ना, रेत जो है वो व्हाइट है। क्या है? व्हाइट है, सफेद है। और कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि ये नमकीन दलदल से निर्मित है। लूनी सेम इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। अब आते हैं अंडमान और द्वीप समूह के बारे में। देखिए भारत में ऐसे हम लोग मानते हैं कि 2 ही द्वीप है, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। भारत में बहुत सारे द्वीप है, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा द्वीपों के बारे में पढ़ लीजिए। हाँ चलिए, है, मुझे लगा नहीं है। देखिए अंडमान निकोबार, सबसे पहले ये जानिए कि भारत ये रहा, यहाँ पे है ना आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पे इस जगह पे। तो भारत के द्वीप समूह में सबसे पहले अंडमान निकोबार की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप जानते होंगे भारत की इस साइड बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी, और इस साइड आपका है अरब सागर, और नीचे में जो है आपका वो है हिंद महासागर। ये आप जानते होंगे। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं। अब ये उत्तरी अक्षांश आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि अगर ये भारत है तो आपको मैंने बताया था कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हम लोग जाते हैं। ये आपको बताया था, ये अक्षांश विस्तार है। लेकिन अंडमान, ये सारा जो देख रहे हैं नहीं, ये अंडमान है, ठीक है। और ये सारा जो देख रहे हैं ये निकोबार है। इस अंडमान का अलग द्वीप है, निकोबार के अलग द्वीप है। इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और पूरे अंडमान निकोबार में आपको टोटल 250 से ज्यादा द्वीप मिलेगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अंडमान निम्न द्वीपों का समूह, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। आप देख लीजिए, जैसे ये है आपका उत्तरी अंडमान, ये है आपका मध्य अंडमान, ये है आपका दक्षिणी अंडमान, और ये है आपका लिटिल अंडमान। और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के पास एक पास है, नेरो पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं डंकन पास। क्या बोलते हैं? डंकन पास। इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके बीच वाले एरिया को बोलते हैं डंकन पास, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान का ही एक द्वीप है नारकोंडम, जहां पे आपको एक ज्वालामुखी मिलेगी, ठीक है। और एक आपको बैरन द्वीप पे एक ज्वालामुखी मिलेगी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
मध्य अंडमान जो है, ये वाला मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये भी थोड़ा सा तथ्य याद रखिएगा, तो कुछ कुछ तथ्य एक्स्ट्रा याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरी अंडमान में ही सैडल पीक है। सैडल पीक क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, पीक का मतलब ही होता है चोटी, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान यहाँ, ये स्टार वाला देख रहे हैं, ये पोर्ट ब्लेयर है। और यहीं पे प्रसिद्ध सेल्युलर झील थी, जहां पे काला पानी की सजा दी जाती थी। अब आइए, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास पाया जाता है, ये जो मैंने बताया डंकन पास। मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप स्थित है, जहां पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यहीं पे सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और नारकोंडम में सुसुप्त यानी कि खत्म हो चुका ज्वालामुखी है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, ठीक है। 250 से ज्यादा द्वीप है। निकोबार 3, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट जो मैंने बताया था, इंदिरा पॉइंट, याद है? आप लोग भूल गए होंगे, मैं फिर से याद दिला देता हूं। फर्स्ट लेक्चर में इधर गुजरात था, इधर अरुणाचल प्रदेश था। मैं आपको याद दिला देता हूं, भारत का जो उत्तरी पॉइंट था, एकदम उत्तरी पॉइंट, इंदिरा कॉल। भारत का जो मुख्य भूमि है इसका जो था वो था कैप कैमोरिन। भारत का जो गुजरात वाला जो था वो था आपका गोहर माता या गुहार मोती भी बोलते हैं, ठीक है। गोहर माता या गुहार मोती, तो देख लीजिएगा नाम बदलता रहता है। और इधर अरुणाचल में था आपका पूर्वी पॉइंट था किबीथू, ठीक है, किबीथू। और भारत का जो एकदम दक्षिणतम पॉइंट है वो है निकोबार में, यहाँ पे जो है आपका इंदिरा पॉइंट। और ये किस में है? तो ये आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार में। मैप में चलिए, यहाँ पे ग्रेट निकोबार में। चलिए, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। यहाँ पे है ना, आगे जाओगे ना, यहाँ पे 6 डिग्री चैनल मिलेगा। ये 6 डिग्री चैनल का मतलब सिंपल है कि ये ना 6 डिग्री अक्षांश है। 6 डिग्री अक्षांश जो है ना, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करता है। सुमात्रा जो इधर इंडोनेशिया मिलेगा, उससे ये अलग करता है। चलिए, अब बात करते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप सिंपल बात भाई, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में था, लक्षद्वीप अरब सागर में। अरब सागर में इसकी संख्या 36 है। अंडमान निकोबार में 250 से ज्यादा द्वीप है। यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित हुआ है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अन्य द्वीपों से अलग करते हैं। ये मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, ये लक्षद्वीप का छोटा छोटा द्वीप है। यहां से 9 डिग्री चैनल यानी कि 9 डिग्री अक्षांश से रेखा जाती है जो इसको अलग करती है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करते हैं। अब ये लक्षद्वीप है, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल होगा, ठीक है। और नीचे में आपको मालदीव मिल जाएगा। तो 8 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करती है, ये भी तथ्य आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, देखिए हो है क्या, ये है आपका ये, तो यहाँ पे बहुत सारे मालदीव में, अब मालदीव कह रहा हूँ, लक्षद्वीप के है, और यहाँ पे मिनिकॉय है। तो ये जो है ना 9 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहाँ पे है मालदीव, और यहाँ पे है आपका 8 डिग्री। ये ऐसे याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। ये किस में है? तो ये ध्यान रखिएगा अरब सागर में। अंडमान निकोबार किस में था? बंगाल की खाड़ी में था। अब बात करते हैं अन्य द्वीप। एक है अलिया बेट और एक खदिया बेट। अलिया बेट और खदिया बेट है नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर। नर्मदा नदी इधर की ओर बहता है गुजरात में, तापी नदी इधर की ओर बहता है, यहीं पे है आपका अलिया बेट और खदिया बेट। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी और तापी नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है, जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है। कुछ गिनी चुनी नदियों को आपको याद रखना है, जो हम नदी वाले चैप्टर में ध्यान देंगे। एक है श्रीहरिकोटा द्वीप, और ये है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, जो आंध्र प्रदेश के तट पे है, ठीक है। इसी द्वीप पे भारत का एकमात्र उपग्रह प्रेक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से हम अपने भारत के सैटेलाइट को, इसरो अपना सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजता है, यही श्रीहरिकोटा द्वीप से, जो कि आंध्र प्रदेश पे है। श्रीहरिकोटा पुलिकीट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी कि सिंपल है, इधर देखिए हरिकोटा के बगल में कौन है? ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। और ये कौन है भाई? पुलिकट झील है। तो पुलिकट झील को बे ऑफ बंगाल से अलग कौन करता है? तो यही श्रीहरिकोटा द्वीप अलग करता है, और यह है पुलिकट झील। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है, इधर से आंध्र प्रदेश, इधर से तमिलनाडु। इसके बाद आता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। भाई पंबन द्वीप का ये भारत का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है पंबन द्वीप, ये वाला। और यहीं पे आपका रामेश्वरम है, यहां से ट्रेन जाता है, ठीक है। और यहां से ही राम सेतु के तौर पे यहां से श्रीलंका गए थे राम जी, और यहीं से
अपनी वानरों की सेना के साथ हमने रावण पे अटैक किया था। हमने मतलब हमारे राम जी ने, ठीक है। और इसी के पीछे पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम, जहां पे आप याद रख सकते हैं अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में ही हुआ था। भारत के महान साइंटिस्ट। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और ये जो खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी स्थित है। और ध्यान रखिएगा, इस वाला जो ब्रिज देख रहे हैं ना, ये कलर ये वाला, इसी को ना आदम ब्रिज भी कहा जाता है। कौन सा ब्रिज कहा जाता है? आदम ब्रिज। अब आप बात करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप। ये ओडिशा सागर तट से भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर। व्हीलर द्वीप ये रहा आपका, ठीक है, जो उड़ीसा के तट पे है। हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पे है। अलियाबेट खदियाबेट नर्मदा नदी और तापी नदी के मुहाने पे है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुहाने पे। हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका प्रयोग भारत अपने मिसाइल कार्यक्रम के लिए यूज करता है। व्हीलर द्वीप से जितना भी भारत को मिसाइल विसाइल टेस्ट करना होता है, व्हीलर द्वीप से ही करता है। और फिर लास्ट बच जाता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दुनिया का एकमात्र बड़ा नदी द्वीप है। भारत का द्वीपीय जिला भी है। यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, उसी के राह में ये बनता है माजुली द्वीप, ठीक है। बहुत है, कई बार क्वेश्चन आया है, नदी जिला कौन है? माजुली। भारत का नदी जिला कौन है? माजुली। डिस्ट्रिक्ट जिला कौन है नदी वाला? माजुली। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? असम में। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए क्या चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।